साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के तहत कैटालॉगिंग अपनी चल रही थी और कैटालॉगिंग में ट्रिपल सी के सभी क्वेश्चंस हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार कर चुके हैं। ट्रिपल सी के बाद एएसीआर को हमने प्रारंभ किया था और एएसीआर के ऊपर भी काफी क्लासें आपकी हो चुकी हैं। बहुत से क्वेश्चंस एएसीआर से संबंधित जो बनते हैं वो भी हम तैयार कर चुके हैं। आज जो ये क्लास है वो भी एएसीआर के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर ही होने वाली है। आज की इस क्लास के बाद आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा और उस नए टॉपिक का नाम रहेगा इंडेक्सिंग। तो आज एएसीआर के सवालों को लेकर आपकी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम इंडेक्सिंग को शुरू करेंगे। इंडेक्सिंग से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सब भी तैयार करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो साथियों, करते हैं प्रारंभ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आराम से पढ़ करके जवाब देना है। सवाल देखिएगा, पहला क्या कहता है, भारत के योजना आयोग द्वारा प्रकाशन के मामले में एएसीआर 2 के अनुसार उसे किस प्रकार से एंटर करेंगे। सवाल कहता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को एएसीआर 2 में कैसे लिखेंगे, यह आपका सवाल है। एएसीआर के अनुरूप अपन कार्ड बना रहे हैं तो उस कार्ड में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे लिखेंगे, किसके अनुसार लिखना है, एएसीआर 2 के अनुसार लिखना है। देखिएगा, 4 ऑप्शन हैं। आपको मालूम है एएसीआर में कोष्टक का प्रयोग तो नहीं होता, तो आप सीधा भी यहां से पकड़ जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, प्लेस का नाम लिखते हैं तो इंडिया आएगा सबसे पहले। तो अब इंडिया देखो किसमें है, इंडिया इसमें है और इंडिया इसमें है, मतलब ए और सी ऑप्शन में इंडिया है। उसके अलावा 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए, क्योंकि प्लेस सबसे पहले आता है तो यहां से प्लेस अगर नहीं है तो हम काट देंगे। 2 ऑप्शन तो कट गए हैं। अब आंसर या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, समझिएगा। एंट्री किसके अनुसार कर रहे हैं, एएसीआर 2 के अनुसार। और एएसीआर 2 में कोष्टक का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो कोष्टक वाला ऑप्शन तो वैसे सीधा ही कट जाएगा, तो काट दो। तो सी भी कट गया क्योंकि कोष्टक में दे रखा है, तो यहां से कट जाएगा क्योंकि कोष्टक का प्रयोग तो ट्रिपल सी में होता है, एएसीआर में नहीं होता है यहां। तो सी भी कट गया। अपना आंसर क्या बच गया, सीधा सीधा ए बच जाता है। अगर ज्यादा भी नॉलेज नहीं होगा ना तो भी आप काट करके सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। ए यहां पर सही जवाब जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इंडिया डॉट प्लानिंग कमीशन। इस प्रकार से हम एंटर करेंगे। चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, एएसीआर 2 में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रविष्टि तत्व वित्त मंत्रालय भारत सरकार को हम किस प्रकार से लिखेंगे। क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम एएसीआर 2 के अनुसार किस प्रकार से लिखेंगे। एएसीआर 2 के अनुसार एंट्री करनी है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एएसीआर 2 के अनुसार कर रहे हैं, आपको पता ही है। अगर एएसीआर 2 के अनुसार कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा, प्लेस आएगा, इंडिया आएगा। तो सबसे पहले स्थान का नाम, तो जिसमें स्थान नहीं है काट दो। इसमें फाइनेंस है, अपने आप कट गया। इसमें भी प्रारंभ में मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, अपने आप कट गया। 2 ऑप्शन आपके शेष बचते हैं। ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में भी इसी प्रकार से काट के सोल्व करना है। आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो गलती कर बैठोगे, क्योंकि छोटी छोटी, यहां देखो कहीं पॉइंट है, कहीं कोमा है, ये स्लिम मिस्टेक वहां हो जाती है, ध्यान नहीं जाता है इन चीजों की तरफ। काट के करोगे तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, प्लेस लिख दिया है। तो 2 में प्लेस नहीं है तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए हैं।
इसका मतलब या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब सुनो, इंडिया है, इंडिया के बाद डॉट है और यहां इंडिया के बाद कोमा है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या AACR2 में कोमा का प्रयोग होगा? आप कहेंगे ना जी ना सर, AACR2 में तो यहां कोमा लगता ही नहीं है। क्या लगता है? डॉट लगता है। तो कोमा वाला वैसे सलट जाएगा, तो काटो यहां से। और क्या पकड़ाएंगे यहां? आंसर ए पकड़ा देंगे, इंडिया डॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया डॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोमा तो कहां लगता था इसमें? AACR में कोमा कहां लगता था? जब लेखक का नाम लिखते थे, सरनेम और मूल नेम के बीच में कोमा आता था, यहां नहीं आता है। तो यहां तो क्या लगा रहे आए हैं अपन? डॉट। बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डॉट लगता है यहां। अब सुनो, यहां आंसर आपका ए हो गया। हमने ये एंट्री किसके अनुसार करी है? AACR2 के अनुसार करी है। लेकिन अगर मैं AACR2 के स्थान पे CCC कर देता कि CCC के अनुसार आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंट्री करिए, तो फिर क्या करते? फिर क्या करते आप लोग? थोड़ा सा चेंज हो जाता। कैसे? समझिएगा, इसको भी थोड़ा सा साथ में बता देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां इंडिया हमने रनिंग में लिखा है, जबकि CCC में रनिंग में नहीं लिखा जाता है, CCC में कैपिटल में लिखा जाता है। इंडिया के सारे अक्षर कैपिटल में आते। पहली चीज तो ये, कैपिटल में इंडिया को लिखते, इंडिया के बाद डॉट के स्थान पर कोमा लगाते, डॉट के स्थान पर यहां पर कोमा लगाते, यहां इस डॉट के स्थान पे ऐसे कोमा लगा देते। इंडिया कैपिटल में लिखते हैं और फिर डॉट के स्थान पे यहां कोमा आ जाता। उसके बाद इस फाइनेंस को यहां से उठाएंगे और यहां लाएंगे। ये फाइनेंस आएगा यहां पर मिनिस्ट्री के स्थान पे, यहां पर फाइनेंस आ जाएगा। तो इंडिया कैपिटल में कोमा, और ये जो फाइनेंस यहां आएगा ये भी कैपिटल में आएगा, ये भी कैपिटल में आएगा। तो इंडिया कोमा फाइनेंस दोनों कैपिटल में है, इंडिया और कोमा। अब बच गया अपना क्या? मिनिस्ट्री ऑफ, ये बच जाता है। तो इसको उठाकर हम लगाएंगे लास्ट में, CCC के अनुसार इसको लास्ट में लगाएंगे, और लास्ट में भी किसके अंदर रखेंगे? गोल कोष्टक में। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले INDIA, इंडिया जाएगा, डॉट के स्थान पे कोमा जाएगा, फाइनेंस यहां आ जाएगा, कैपिटल में आएंगे सारे अक्षर फाइनेंस के भी, FINANC और आपका E, इंडिया कोमा फाइनेंस, और लास्ट में जाएगा कोष्टक के अंदर आपका मिनिस्ट्री ऑफ। तो यहां मिनिस्ट्री ऑफ रनिंग में लिखेंगे, ये कैपिटल में नहीं आएगा। रनिंग का मतलब है मिनिस्ट्री का पहला M जो है वो कैपिटल में जाएगा, और बाकी ये सब के सब कहां जाएंगे? स्मॉल में जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। CCC के अनुसार बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, AACR2 के अनुसार बनाना हो तो इस प्रकार से बनाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां पर प्रत्येक चीज को हमने बहुत डिटेल से करवा रखा है। आप वहां से जाके सारी क्लासें बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सब एक एक क्लास को हमने एक क्रमबद्ध फॉर्म में करवाया है वहां पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। AACR2 में वाणिज्यिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित धारावाहिक प्रकाशन अर्थात सीरियल पब्लिकेशन, धारावाहिक प्रकाशन अर्थात सीरियल पब्लिकेशन के लिए मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? सीरियल पब्लिकेशन की मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनेगी? आप कहेंगे सर टाइटल के अंतर्गत बनेगी। तो किसके अंतर्गत बनाओगे भाई? टाइटल के अंतर्गत बनाओगे। बी यहां पर सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में। सवाल क्या कहता है देखिएगा, AACR2 की मुख्य प्रविष्टि में मल्टी वॉल्यूम पुस्तक के अपूर्ण सेट के बारे में जानकारी कहां देंगे? मल्टी वॉल्यूम है, एक पुस्तक के बहुत सारे वॉल्यूम है, लेकिन
वो आधे अधूरे हैं, आपकी लाइब्रेरी में अभी पूरे आए नहीं हैं। मान लीजिए 4 वॉल्यूम है किसी पुस्तक के, आपकी लाइब्रेरी में एक ही वॉल्यूम आया है, 3 नहीं आए हैं, तो वो जानकारी आपको कार्ड में देनी है, तो उसे आप कहां पर दोगे, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, क्या आप उसकी जानकारी फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देंगे, क्या आप उसकी जानकारी टाइटल सेक्शन में देंगे, क्या आप उसकी जानकारी नोट सेक्शन में देंगे, या फिर आप उसकी जानकारी कहीं भी नहीं देंगे। आधे संस्करण आए हैं, आधे वॉल्यूम ही उसके आए हैं, मल्टी वॉल्यूम वाली के पूरे नहीं हैं आपकी लाइब्रेरी में, तो आप उसकी जानकारी कहां पर देंगे। तो ऐसे सवाल का जवाब आपको परीक्षा में देना है। बोले सर अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम उसकी जानकारी नोट सेक्शन में देंगे। कहां देंगे, नोट सेक्शन में देंगे। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं, देखिएगा क्या कहता है। AACR 2 में कृत्रिम मिश्रित पुस्तकें अर्थात आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक्स है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप या 4 टाइप की, कितने टाइप की हैं बताइए भाई। सही जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 टाइप्स की। आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक्स कितने टाइप की हैं, 2 टाइप्स की हैं। 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। पहली है प्रकाशक द्वारा संयुक्त रूप से, कहां जाएगा भाई, रुक जा थोड़ी देर। देखिएगा, पहला है प्रकाशक द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए कार्य, और दूसरा प्रकार है पुस्तकालय द्वारा एक साथ बंधे हुए कार्य। तो ये 2 प्रकार है, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो दिमाग में रहना चाहिए आपके। देखिएगा अगला महत्वपूर्ण सवाल है भाई, प्रारंभिक पृष्ठ। प्रारंभिक पृष्ठ अर्थात प्रिलिमिनरी पेज, जो प्रारंभिक पृष्ठ होते हैं उनकी AACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में एंट्री किस प्रकार से करेंगे। जो प्रिलिमिनरी पेज होते हैं उनको हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्या उन्हें वर्ड में लिखेंगे, क्या उन्हें अरेबिक न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे, क्या उन्हें रोमन स्मॉल न्यूमेरियल्स में लिखेंगे, या फिर उन्हें रोमन कैपिटल न्यूमेरियल्स में लिखेंगे। जो प्रिलिमिनरी पेज होते हैं जिन्हें आप प्रारंभिक पृष्ठ बोलते हैं, उनकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों उनकी एंट्री रोमन स्मॉल न्यूमेरियल्स में हम करेंगे। उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे, रोमन स्मॉल न्यूमेरियल्स में लिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज का भी, सी सही जवाब जाएगा। देखिएगा AACR 2 ऑनलाइन के माध्यम से सुलभ है। AACR 2 इज एक्सेसिबल ऑनलाइन। बताइए भाई किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे सर कैटलॉगर्स डेस्कटॉप के माध्यम से और RDA टूल किट के माध्यम से, दोनों ही तरीके से हम इसे एक्सेस करते हैं। तो बोथ अर्थात A और 2 सही जवाब जाएगा। मतलब क्या हुआ, C राइट आंसर होगा। A और B दोनों सही है, दोनों ही माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। AACR 2R में न्यायालयों को निम्नलिखित के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। तो AACR 2R में न्यायालयों को हम ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत दर्ज करते हैं। तो A यहां पर भी सही जवाब होगा, ये याद कर लेना, पूछ लिया जाता है कई बार। अगला सवाल देखिएगा, AACR को ISBD के अनुरूप संशोधित किया गया था। बहुत सी बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है। अब आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लगभग बुक्स में कट कॉपी पेस्ट है और बहुत सारी गलतियां भी हैं। अब इसका सही जवाब बताइएगा कि AACR को ISBD के अनुरूप संशोधित किया गया था। क्या 1967 में किया गया था, क्या 1974 में किया गया था, क्या 1978 में किया गया था, या फिर 2002 में किया गया था। ISBD के अनुरूप किस वर्ष में संशोधित किया गया था, यह आपका सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। AACR को ISBD के अनुरूप संशोधित किया गया था। अब सुनो, आपको पता है
आईएसबीडी 1971 में आया था। यह है 1967 एएसीआर 1 की ईयर है। एएसीआर 1 की बात हो रही है, वो आई थी 1967 में, तो जबकि आईएसबीडी तो 1971 में है, 1971 में है। तो संभव ही नहीं है कि इसका आंसर ए हो जाए। तो एक तो सीधा सीधा ही कट गया। अब बात हो रही है 1974 की, 78 की और 2002 की। यहां बच्चे आंसर लगाते हैं सी, 1978। वो क्यों लगाते हैं? उनको लगता है कि 1978 में एएसीआर 2 आ गई थी और ये आ गया 71 में। 71 में आया तो उसके बाद तो एएसीआर 2 ही आई है, तो उसके हिसाब से वो आंसर 2 लगा देते हैं, 78 लगा देते हैं। लेकिन साथियों सुनिएगा, इसका सही जवाब जाएगा बी, 1974। 1974 क्यों जाएगा? 1974 क्यों जाएगा? आप एएसीआर का जो 6वां चैप्टर है, देखना, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना, कोई यूनिवर्सिटी की गाइड होता, वो आपकी टेक्स्ट बुक उठाना और उसमें पढ़ना कि इसका जो 6वां चैप्टर था, 6th चैप्टर, 6वां जो अध्याय है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 6वें अध्याय को 1974 में आईएसबीडी एम के अनुरूप बदला गया था। 6वें चैप्टर को 1974 में आईएसबीडी एम, क्योंकि आईएसबीडी एम कब आया था? देखो, वैसे तो अगर बात करूं मैं आईएसबीडी एम की तो 1971 में ही आ गया था, 1971 में ही आ गया था। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड एडिशन है आईएसबीडी एम का, वो आया था 1974 में। तो इस 6वें चैप्टर को आईएसबीडी एम के अनुरूप बदल दिया गया था। तो वही तो पूछ रहा है, आईएसबीडी के अनुरूप संशोधित किया गया पहली बार, तो 6वें चैप्टर को बदल दिया गया था 1974 के अंदर ही। और आईएसबीडी एम कब आ गया था? 74 में स्टैंडर्ड एडिशन आ गया था। तो 74 इसका सही जवाब रहता है। ये बी सही जवाब है, क्योंकि 6वां जो चैप्टर था उसको आईएसबीडी के अनुसार बदला गया था 1974 के अंदर। ध्यान रखना, बी सही जवाब होगा, 78 नहीं होगा। चलिएगा, आईएसबीडी जी को पहली बार कब पेश किया गया था? आईएसबीडी जी को पहली बार कब पेश किया गया था? किसमें पेश किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सुनिएगा। यह है आईएसबीडी जी। मैं अगर बात करता केवल आईएसबीडी की, तो आपको पता है आईएसबीडी 1971 में था। आईएसबीडी एम भी आप जिसे कहते हैं, और आईएसबीडी एम का स्टैंडर्ड एडिशन जो था वो आया था 1974 में। लेकिन यहां बात हो रही है आईएसबीडी जी की। तो आईएसबीडी जी जो था वो आया था, देखो यहां से आप याद भी कर सकते हैं, एक तरीका भी लगा सकते हैं। ये जी है, आप जी कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से लिखते हैं ना। और जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पर सर हमें याद करवाते हैं सभी के नंबर्स भी। तो जी को अगर मैं यहां से छुपा लूं तो क्या 7 बच गया? देखिएगा, 7 बच गया, तो जी का मतलब 7 है, और 7 के साथ एक और 7 लगा दो, तो जी 7 7 अर्थात जी कब आया था? 77 में आया था। अब सुनिएगा, इसका मतलब हुआ आईएसबीडी जी खुद ही 77 में आया था, तो यूज 77 के बाद ही होगा। तो ये 77 से पहले वाले जो वर्ष है वो तो काट दो भाई सीधे सीधे, क्योंकि जी आया ही 77 में है। तो ये 67 में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 67 में तो एएसीआर 1 आया था, तो उसमें तो यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 77 में आया है। अब 77 में आया है तो 67 में तो पॉसिबल कैसे है भाई? पैदा ही 77 में हुआ है, तो 67 में तो कहां से यूज होगा? अब 77 में आया है तो 78 में एएसीआर 2 आ गया था। हाँ, अब इसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि 77 में पैदा हो गया तो 78 में शामिल होगा। तो बी यहां पर सही जवाब जाएगा। याद रखना, इसका वर्ष बहुत बार पूछ लिया जाता है जी का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है।
किस कैटलॉगिंग कोड में सबसे पहले ISBD का इस्तेमाल किया गया था? ISBD का इस्तेमाल अभी हमने देखा है AACR 2 में किया गया है। इसरो 2016 में यह सवाल भी पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। AACR 2 में ISBN मुख्य प्रविष्टि में दिया जाता है। ISBN मुख्य प्रविष्टि में कहां पर दिया जाता है? याद होगा AACR 2 के मैंने आपको 8 सेक्शन लिखवाए थे। जब मेन एंट्री का कार्ड बनाते हैं तो 8 सेक्शन मैंने बताए थे, पूरा फॉर्मेट बना के भी दिखाया था। 8 सेक्शन बताए थे। ये पूछ रहा है किसके बाद ISBN को एंटर करते हैं मेन एंट्री कार्ड के अंदर। ये मेन एंट्री कार्ड का हमने फॉर्मेट बनाया था, ये आपकी लीडिंग लाइन बनाई थी, ये आपका फर्स्ट इंडेंशन बनाया था, ये सेकंड इंडेंशन बनाया था, और एक इमेजिनरी लाइन और आती है जो बनाई नहीं जाती है, सिर्फ इमेजिन करी जाती है डॉट डॉट के रूप में, टूटी हुई लाइन जिसे आप बोलते हैं, खड़ी लाइन होती है वो। खैर, आपको मतलब है ISBN से, क्योंकि सवाल आपका ISBN को लेकर है। पहली चीज, सबसे पहले हम क्या एंटर करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कॉल नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर पे तो आएगा कॉल नंबर। कॉल नंबर के बाद में हम यहां क्या लिखते हैं? यहां पर हम लेखक का नाम लिखते हैं। तो यहां पर तो कॉल नंबर एक तो ये हो गया, यहां पर हम लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है जी, लेखक का नाम हो गया। लेखक के नाम के बाद यहां पर टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन आपका शुरू हो जाता है, वो बनाते हैं। तो ये टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन हो गया आपका। इसके बाद टाइटल इम्प्रिंट के बाद आता है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो यहां पर आपका ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करेंगे? टाइटल, फिजिकल, और यहां पर आता है आपका नोट सेक्शन। तो ये आपका नोट सेक्शन आ गया है। नोट सेक्शन के बाद टाइट फिजिकल में नोट देर IS बन गो बोले ना, तो इसके बाद जाएगा आपका ISBN नंबर। उसके बाद क्या जाएगा? ISBN नंबर। तो ISBN नंबर तो किसके साथ बाद आ रहा है? आपके नोट सेक्शन के बाद में आपका ISBN नंबर आता है। ध्यान रखना इस चीज का भी। और एक चीज का और ध्यान रखना, ISBN के बाद आएगा एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर आपका इस कॉलम में जाता है। एक्सेशन जो नंबर है वो आपका इस कॉलम में जाएगा AACR 2 में। जबकि CCC के अंदर ये पूरा का पूरा कॉलम खाली रहता है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं करते हैं। AACR 2 की जब बात होती है तो ये वाला ध्यान रखना, यहां पर भी एंटर होगा आपका कॉल नंबर, और यहां पर आपका एक्सेशन नंबर आ जाएगा। एक्सेशन नंबर के बाद लास्ट में आपका क्या आ जाता है? ट्रेसिंग सेक्शन आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे 8 सेक्शन इसमें होते हैं। तो नोट सेक्शन के बाद में हम ISBN की जानकारी देते हैं। तो आफ्टर नोट एरिया, ए इसका सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। AACR 2 के अनुसार जब शीर्षक पृष्ठ पर केवल संपादक का नाम दिया गया हो, अर्थात केवल एडिटर का नाम दिया गया हो, तो हम मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनाएंगे? केवल अगर संपादक का नाम है तो मेन एंट्री किसके अंतर्गत बनेगी? आप कहेंगे सर मेन एंट्री जो है वो टाइटल के अंतर्गत बनेगी। अगर केवल संपादक का नाम है तो मेन एंट्री किसके अंतर्गत जाएगी? आपकी टाइटल के अंतर्गत जाएगी। ध्यान रखना, पढ़ा रखा है, किसी ने क्लासें नहीं ली है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा निवेदन है उससे, करबद्ध निवेदन है कि वो जाके पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन लगाए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो कम आएंगे। रटना ही पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा मालूम नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये CCC के अनुसार करना है कि AACR 2 के। और दोनों को जब तक आप तुलनात्मक तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये कोमा, कहीं डॉट, ये पता ही नहीं चलेगा आपको एग्जाम में। ध्यान रखना इस चीज का। तो दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ना है ना। चलिएगा, खैर बाकी आप स्वयं समझदार हैं,
ज्यादा आपको ज्ञान देने की शायद जरूरत है नहीं। चलिएगा, AACR 2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, 4 उसके एडिटर हैं, तो उनकी मेन एंट्री हम किसके अंतर्गत करेंगे, यह आपका सवाल है। साथियों, 4 एडिटर हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उसकी टाइटल के अंतर्गत ही एंट्री करेंगे। सी यहां पर सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, AACR 2 में GMD का अर्थ क्या है? RPSC लाइब्रेरियन 2016 में यह सवाल पूछा गया था। तो GMD का पूरा नाम आप कहेंगे सर जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन होगा, ध्यान रखना, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन होगा, बी इसका सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है? AACR 2 के अनुसार 2 पक्षों के बीच संधियों के संग्रह को निम्नलिखित के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत इसे हम दर्ज करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र AACR 2 द्वारा निर्धारित विवरण का हिस्सा नहीं है? अब जिस साथी को यह मेन एंट्री कार्ड का फॉर्मेट अच्छे से याद है, वो तो इसमें जरा भी नहीं सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि कंप्लीट चीजें अच्छे से याद कर रखी है, सब कुछ पता है। पब्लिकेशन को कैसे जोड़ते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में पेज नंबर को कैसे जोड़ते हैं, साइज को कैसे जोड़ते हैं, कौन कौन सी जानकारी देते हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराएगा। और जो सीधे क्वेश्चन रट रहे हैं वो समस्या में आ जाएंगे। भाई देखो, AACR 2 द्वारा निर्धारित विवरण का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद ऑब्लिक लगाएंगे हम और लेखक का नाम लिख देते हैं, तो वो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ए तो सही है, बिल्कुल ए तो हिस्सा है। दूसरा, एडिशन की जानकारी हम देते ही हैं, इसमें भी पब्लिकेशन की जानकारी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी हम देते ही हैं, ठीक है। लेकिन एड्रेस कहां लिखते हैं, लोकेशन की जानकारी हम इसमें नहीं देते हैं। तो डी एकदम सही जवाब जाएगा, नहीं तो पूछ रहा है ना, तो डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 कथन है। पहला कथन क्या है? CCC की तरह AACR 2 उपयोगकर्ताओं के सभी दृष्टिकोणों को संतुष्ट कर सकता है। बिल्कुल 100% सही बात है कि CCC की तरह AACR 2 भी उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोणों को संतुष्ट कर सकता है ना, कर सकता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, AACR 2 और CCC दोनों ही व्यापक कैटलॉगिंग के कोड हैं। बिल्कुल दोनों ही व्यापक है, बड़े कैटलॉगिंग के कोड हैं, तो दोनों बात सही है। ऐसा ऑप्शन देखिएगा जिसमें A और R दोनों ही ट्रू हो, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, तो ये बात तो गलत है। A इज ट्रू बट R इज ट्रू, A इज फॉल्स, तो ये बात भी गलत है। बोथ A एंड R आर ट्रू, तो ये बात सही है। बोले A और R दोनों ही सही है, सही जवाब सी जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, समझिएगा। AACR 2R द्वारा निर्दिष्ट मशीन पठनीय डेटा फाइल, बहुत गजब का सवाल है। मशीन पठनीय डेटा फाइल के लिए सूचना का स्रोत है। मशीन पठनीय डेटा फाइल के लिए आंसर तो ए जाएगा, इंटरनल यूजर लेबल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चीज आप यहां और देखिएगा। मशीन पठनीय डेटा फाइल की बात हो रही है और यहां पर मशीन पठनीय डेटा फाइल बात करते हैं 1987 से पहले की। 1987 से पहले तक ये नाम क्या था? मशीन पठनीय डेटा फाइल। लेकिन 1987 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम कर दिया गया कंप्यूटर फाइल्स। क्या नाम कर दिया गया? कंप्यूटर फाइल्स। तो मशीन पठनीय डेटा फाइल का 1987 में नया नाम क्या आया?
कंप्यूटर फाइल्स। लेकिन साथियों ध्यान रखना 1987 के बाद 2002 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया। 87 से पहले क्या नाम था? मशीन पठनीय डेटा फाइल। 87 में नाम क्या आया? कंप्यूटर फाइल्स। 87 के बाद 2002 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया और नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो अब हम क्या पढ़ते हैं भाई? इसको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पढ़ते हैं। इंटरनल यूजर लेबल सूचना का स्रोत है मशीन पठनीय डेटा फाइल के लिए। चलिएगा, सारी चीजें दिमाग में रखा करो आप लोग, आसानी होती है सवाल के जवाब तक पहुंचने में। AACR 2 के अनुसार माइक्रोफोन के लिए सूचना का मुख्य स्रोत क्या है? माइक्रोफोन के लिए सूचना का मुख्य स्रोत पूछ रहा है तो टाइटल पेज नहीं करना है, टाइटल फ्रेम करना है। ध्यान रखना, अगर वैसे होता तो टाइटल पेज बता देते, लेकिन माइक्रोफोन के लिए सूचना का मुख्य स्रोत टाइटल फ्रेम होता है। सी सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है? ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग, और ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 6 था, ध्यान रखना। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए विली नेल्सन और अन्य द्वारा टेक्सास देश के मामले में जिम्मेदारी का बयान किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है इस सवाल में। देखिएगा, किसके एंट्री करना है? विली नेल्सन और अन्य को हम एंट्री करेंगे, और देश कौन सा है? टेक्सास देश है। तो आपको मालूम है सबसे पहले तो प्लेस आएगा, तो प्लेस देखो, टेक्सास टेक्सास टेक्सास, सब में टेक्सास कंट्री है, तो इससे तो हमें मालूम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। ऑब्लिक में विली नेल्सन दे रखा है, विली नेल्सन सब में है, ठीक है, यहां से भी हमें कोई पता नहीं चल रहा। एंड भी सब में दे रखा है और अदर्स भी सब में दे रखा है, यहां से भी पता नहीं चल रहा है। ये तो सब सेम है। अब अन्य है तो अदर्स लगा दिया, लेकिन हम लास्ट में क्या लगाएंगे? ETAL लगाएंगे, और ETAL भी सब में है, ध्यान रखना, ये चौकोर कोष्टक में लगाएंगे। तो सही जवाब बी जाएगा, यहां से पकड़ में आएगा इसका जवाब, यहां से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है? श्रीमती अनुराधा वैद्य कागिनलिकर एक कथा लेखक को AACR 2 के अनुसार किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? आप किसको लिखोगे भाई? MRS अनुराधा विद्या कागिनलिकर को। इसको आप AACR 2 के अनुसार किस प्रकार से लिखोगे? बता रखा है, सबसे पहले सरनेम आएगा, सरनेम के बाद मूल नेम आएगा, तो बस लिख दो वैसे ही। तो देखो, सरनेम क्या हो गया भाई इसका? विद्या कागिनकिलर। तो विद्या कागिनकिलर तो पहले आएगा, तो यहां तो MRS पहले आ ही नहीं सकता, यहां भी MRS लिख रखा है, वो पहले आ नहीं सकता। तो विद्या कागिनलिकर, तो विद्या कागिनलिकर, यहां देखो सारे अक्षर कैपिटल में है, जबकि AACR 2 में तो कैपिटल होता ही नहीं है, ट्रिपल सी थोड़ी है ये। तो यहां भी ये भी कट गया अपने आप ही। अब आप देख लो, सीधा सीधा आपके सामने एक ही आंसर बच रहा है, सी। तो सही जवाब क्या जाएगा? सी जाएगा, विद्या कागिनलिकर। उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या लिख दिया हमने? सरनेम लिखा, सरनेम के बाद कोमा लगाया, और कोमा लगा करके मूल नेम लिख दिया हमने, ऐसे की ऐसे। यही तो करते आए हैं ना AACR 2 में। तो सी यहां सही जवाब जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। AACR 2 निर्देश देता है, AACR 2 निर्देश देता है कि टाइटल पेज के अलावा कैटलॉग में कोई भी जानकारी नहीं जोड़ी जानी चाहिए। भाई ऐसा निर्देश कहां दे दिया? हमने तो बोले कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, बावला समझ रहा क्या? बोले दरी नहीं, बोले AACR 2 निर्देश देता है कि टाइटल पेज के अलावा कैटलॉग में कोई भी जानकारी नहीं जोड़ी जाएगी। भाई ये तो गलत बात है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कारण देखिएगा, आर क्या कहता है?
कैटलॉग जानकारी का मुख्य स्रोत टाइटल पेज और वर्सों ऑफ टाइटल पेज होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तो देखो भाई, ए गलत, यहां तो ए को ट्रू बता रखा है, यहां दोनों को ट्रू बता रखा है। ए इज फॉल्स, हाँ जी, बट आर इज ट्रू। हाँ, ए गलत है, आर सत्य है, आर ट्रू है। तो सी यहां एकदम सही जवाब होगा। ये नेट के अंदर पूछे गए सवाल हैं, सब के सब यूजीसी नेट में, एनटीए नेट में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, डॉक्टर निहार रंजन रॉय किससे संबंधित हैं? लिखवाया था मैंने जब AACR 2 पढ़ाई थी, उस समय भी नोट लगवा करके लिखवाया था। निहार रंजन रॉय का संबंध किससे है? निहार रंजन रॉय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर हम लोगों को डीडीसी और AACR रूल्स से इंट्रोडक्ट करवाया था, परिचित करवाया था। भारत में पहली बार डीडीसी और AACR के संदर्भ में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? निहार रंजन रॉय थे। तो सी यहां सही जवाब जाएगा। वह पहला व्यक्ति कौन था? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। वह पहला व्यक्ति कौन था? ये जो पहले वाले होते हैं ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन था जिसने 3 प्रकार के पुस्तकालय, 3 प्रकार के पुस्तकालय कौन से? छोटे, मध्यम और बड़े, उनके लिए वर्णनात्मक सूचीकरण, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के नियम दिए हैं या नियम शामिल किए हैं। वह व्यक्ति कौन था? तो साथियों, बता चुका हूं, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के नियम पहली बार किस में आए थे? डिक्शनरी कैटलॉग में आए थे। डिक्शनरी कैटलॉग, और डिक्शनरी कैटलॉग आपकी 1876 में आई थी। और डिक्शनरी कैटलॉग को देने वाले व्यक्ति कौन थे? CA कटर। तो यहां इनडायरेक्टली आपको पूछ लिया है, तो आप आंसर क्या देंगे? CA कटर देंगे। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग के नियम पहली बार डिक्शनरी कैटलॉग में दिए गए थे, शामिल किए गए थे। और डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में किसके द्वारा दी गई थी? CA कटर साहब के द्वारा दी गई थी। इस प्रकार से प्रत्येक सवाल जो भी यहां हमने देखे हैं, उनको आप लोग बार बार पढ़े, अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। चलिएगा, अगली क्लास से हम शुरू करेंगे इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग को शुरू करें उससे पहले पीछे वाली क्लासों का एक बार फटाफट आप रिवीजन करके अगली क्लास में आइएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।